नमस्ते सदावत्सली मातृभूमि जय हिंद। दोस्तों शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। बढ़ते हैं पहले डिफेंस अपडेट की तरफ। दोस्तों भारत की नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी कि एनएसजी भारत की प्राइवेट सेक्टर कंपनी राफेल एमफील प्राइवेट लिमिटेड से हेक्साकॉप्टर ड्रोन और कोएक्सल क्वाडकॉप्टर ड्रोन्स की खरीद करेगी, जिनका इस्तेमाल शुरू में ट्रायल के लिए किया जाएगा और ये ड्रोन वॉर हेड के साथ होंगे और ट्रायल्स के बाद इनका दोबारा ऑर्डर दिया जाएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एनएसजी पहले से ही ट्विन कैमिकेजी ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है, जिसे कि इंडियन फर्म वर्टिगो यूएस ने तैयार किया है, जिसमें कि पहला ड्रोन खिड़की तोड़ते हुए बिल्डिंग का एक्सेस लेता है और उसके बाद दूसरा ड्रोन टारगेट को खत्म कर देता है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों एचएएल की इंजन डिवीजन भारत में F414 INS-6 इंजन का उत्पादन करेगी और इस इंजन प्रोग्राम में जनरल इलेक्ट्रिक एक बस नेटवर्क को तैयार करेगी भारत की मीडियम और स्मॉल बिजनेस सप्लायर्स के द्वारा, जिसमें कि टाटा एडवांस सिस्टम टियर 1 पार्टनर होगा इस इंजन प्रोग्राम में, जिसमें कि एचएएल ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की सुविधा मुहैया कराएगा। साथ ही साथ दोस्तों एचएएल इंजन मॉड्यूल्स की मैन्युफैक्चरिंग और कंपोनेंट्स के लिए आउटसोर्सिंग करेगा ताकि भारत में एक इकोसिस्टम बन सके और एचएएल की जिम्मेदारी होगी इंजन असेंबली, इंस्पेक्शन, टेस्टिंग, डिपो ओवरहॉल और वारंटी रिलेटेड टास्क की। बढ़ते अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों गार्डन रिच शिप बिल्डर ने घोषणा की है कि वो 13 मई को चौथे लार्ज सर्वे वेसल और तीसरे एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट को लॉन्च करेगा और 7वें एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट की कीलेन सेरेमनी को आयोजित करेगा। आपको बता दें कि ये जो लार्ज सर्वे वेसल होते हैं वो तटीय और गहरे पानी में फुल स्केल हाइड्रोग्राफी करने में सक्षम होंगे। इसके साथ ही साथ जो एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट होगी वो एंटी सबमरीन ड्यूटीज, माइन लेइंग और दुश्मनों के एयरक्राफ्ट के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करेगी। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों मैंने आपको डिफेंस अपडेट में बताया था कि भारतीय नौसेना के जो 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत ने अरब सागर में सेलिंग की थी, लेकिन अब इंडियन नेवी ने इस मिशन का खुलासा किया है और कहा है कि ये भारतीय नौसेना का मल्टी कैरियर ऑपरेशन डेमोन्स्ट्रेशन था, जिसमें कि दोनों ही कैरियर ग्रुप शामिल थे और इस दौरान 35 फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर्स भी इसमें शामिल थे। इस एक्सरसाइज में दोनों ही एयरक्राफ्ट कैरियर ने ऑपरेशंस किए, जिसमें कि शिप, सबमरीन्स और एयरक्राफ्ट भी शामिल थे। दरअसल दोस्तों इस तरीके के डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब साफ है, भारत अपनी ताकत को यहाँ पर प्रदर्शित कर रहा है और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया भी भारत की जो टेक्नोलॉजी एक्सपर्टी है उसे भी देख रही है, खासकर कि मैरीटाइम डोमेन में। बढ़ते अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों कोचिन शिपयार्ड एक लोएस्ट बिडर के रूप में उभरा है इंडियन नेवी के 300 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट के लिए, जिसमें कि कोचिन शिपयार्ड भारतीय नौसेना की सपोर्ट वेसल का कंस्ट्रक्शन और सप्लाई करेगा और इन वेसल्स का इस्तेमाल अलग अलग नेवल ऑपरेशंस में किया जाएगा, जिसमें कि लॉजिस्टिक सपोर्ट, सर्विलांस और पेट्रोलिंग शामिल है। चलिए बढ़ते अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों आप सब जानते हैं कि भारत और अमेरिका जल्द ही 18 पीरियटर ड्रोन की डील करने वाले हैं। ऐसे में रशिया दोस्तों शांत बैठने वालों में से नहीं है। रशिया को लग रहा है कि उसके हाथ से एक बड़ा मार्केट छीनने वाला है, जो कि अमेरिका अब तक छीनता आया है। बाकायदा अब रशिया ने दोस्तों अपने ओरियन यूएवी को भारत के सामने पेश किया है। दरअसल ये जो ओरियन यूएवी है ये लॉन्ग इंड्योरेंस अनमैन्ड एरियल व्हीकल है और ये यूएवी रात और दिन एरियल इंटेलिजेंस, सर्विलांस और रिकॉग्निशन मिशन के लिए माहिर माना गया है। दरअसल दोस्तों ये कहा जा रहा है कि रशिया की तरफ से इस तरीके का प्रमोशन करना उस खबर के बाद सामने आया है जिसमें कि रशिया ने दावा किया था कि उसके Su-27 फाइटर जेट ने अमेरिका के MQ-9 ड्रोन को शॉट डाउन किया था, वो भी ब्लैक सी यानी कि काला सागर में। ओरियन यूएवी की अगर बात करें तो इसकी फ्लाइंग रेंज 250 किलोमीटर है और ये दुश्मनों के विमानों पर नजर रखने और उन्हें उलझाने की क्षमता से लैस है। इसमें एडवांस एवियोनिक्स और प्रिसीजन म्यूनिशन लगाए गए हैं। ये रियल टाइम इंटेलिजेंस भी कर सकता है, साथ ही साथ ये हॉस्टाइल टारगेट्स को डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। रशिया जिस वेरिएंट को पेश कर रहा है भारत के सामने वो ओरियन ई है, जिसे कि दुश्मनों को यूएवीज, हेलीकॉप्टर्स और लो फ्लाइंग जो थ्रेट्स हैं उन्हें काउंटर करने के लिए तैयार किया गया है। वहीं भारत आप सब जानते हैं कि 1.8 अरब डॉलर की लागत से 18 MQ-9B ड्रोन खरीदने पर विचार कर रहा है और रशिया का अब ये प्रस्ताव भारत के सामने आ चुका है। हालांकि भारत को दोस्तों हवाई खतरों के खिलाफ अपनी क्षमता में इजाफा करना है, जिसके लिए हमारे खुद के स्वदेशी ड्रोन्स भी काफी जरूरी हैं। साथ ही साथ कुछ एडवांस ड्रोन्स भी हमारे पास होने चाहिए। हालांकि रशिया का ये ऑफर कैसा लगा आपको, क्या भारत को लेना चाहिए ओरियन ई ड्रोन को, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों कंबोडिया ने 14 महिंद्रा MPV-I आर्मर्ड व्हीकल्स और 5 मटेरियल कंटेनर्स को यूनाइटेड नेशन मिशन के तहत रिपब्लिक ऑफ माली में भेजा है, जो कि एक्सप्लोजिव ऑर्डिनेंस डिस्पोजेबल यानी कि विस्फोटक आयुध निपटान स्क्वाड्रन का सपोर्ट करेंगे। महिंद्रा का MPV अपनी मजबूती के लिए जाना जाता है और महिंद्रा का ये MPV एनहांस बैलिस्टिक और माइन प्रोटेक्शन प्रदान करता है।
और ऐसे में ये शत्रुतापूर्ण वातावरण के लिए काफी उपयुक्त हो जाते हैं। इसमें 230 हॉर्स पावर का डीजल इंजन लगा है, साथ ही साथ ये 6x6 ट्रांसमिशन से लैस है। महिंद्रा एमपीवी में बेहतर बैलिस्टिक और माइन रेजिस्टेंस क्षमता है और ये सेन लेवल की B6 पर टॉप और साइड प्रोटेक्शन और स्टैंग लेवल 4A तक का ब्लास्ट प्रोटेक्शन प्रदान करता है। महिंद्रा एमपीवी सड़क के किनारे विस्फोटक उपकरणों यानी कि आईडीज का पता लगाने और उन्हें बेअसर करने के लिए विशेष हथियारों से भी लैस है और ये माइन रेजिस्टेंस, एम्बुश प्रोटेक्टेड टाइप आर्मर्ड पर्सनल कैरियर और स्पेशलिस्ट ऑफ रोड व्हीकल के रूप में काम करता है और इसे अलग अलग मिशन की आवश्यकताओं के लिए इस्तेमाल में लाया जा सकता है। और इस वाहन में कई एडवांस फीचर्स जोड़े गए हैं, जिसमें कि रूफ हैच, रेयर सीट्स, इंटरकॉम सिस्टम, गन पोर्ट, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, इसके अलावा सैटेलाइट कम्युनिकेशन, टैक्टिकल कमांड एंड कंट्रोल विद मैपिंग, टैक्टिकल रेडियो, सर्विलांस ECM/C&C कॉन्फ़िगरेशन, लेजर, रेंज फाइंडर, रैपिड डिप्लॉयमेंट ब्रॉडबैंड, एडवांस लाइट पैकेजेस, मल्टीपर्पस पल्स डॉपलर रडार, HF/VHF/UHF रेडियो, GPS एंड नेविगेशन, फायर सप्रेशन सिस्टम और एकॉस्टिक मल्टी मिशन सेंसर्स इसमें लगाए गए हैं। तो महिंद्रा एमपीवी अपने आप में किसी घातक रोबोट से कम नहीं है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों, कंगाल हो चुके पाकिस्तान ने अपने डिफेंस बजट को बढ़ा दिया है दोस्तों। खबरें ये आ रही हैं कि अगले वित्त वर्ष में पाकिस्तान का रक्षा बजट यानी कि डिफेंस बजट 15.5 यानी कि 15.5% बढ़कर 1.8 यानी कि 1.8 लाख करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव रखा गया है। पाकिस्तान में दोस्तों लगातार विदेशी भंडार जो है वो कम हो रहा है और पाकिस्तान की शहबाज शरीफ ने 2023-2024 के लिए 14.4 लाख करोड़ रुपए के रक्षा बजट को पेश किया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने कहा कि इस बजट को चुनावी बजट के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए, इसे एक जिम्मेदार बजट के तौर पर देखा जाना चाहिए। पिछले साल अप्रैल में इमरान खान सरकार हटने के बाद से जिस तरीके की राजनीतिक स्थिरता पाकिस्तान में हो रखी है, उसे देखते हुए इसी साल चुनाव होने वाले हैं। यानी पाकिस्तानी वित्त मंत्री डार ने बताया कि डिफेंस क्षेत्र के लिए बजट में 1804 अरब डॉलर का प्रस्ताव रखा गया है, जो पिछले साल के 1523 अरब डॉलर के प्रस्ताव से 15.5% यानी कि 15.5% अधिक है। पाकिस्तान का ये जो डिफेंस एक्सपेंडिचर है वो उनके जीडीपी का लगभग 1.7% यानी कि 1.7% है। बजट में सबसे ज्यादा 7,303 अरब रुपए का प्रावधान कर्ज भुगतान के लिए किया गया है। पाकिस्तानी वित्त मंत्री ने बताया कि अगले वित्त वर्ष के लिए जो मुद्रास्फीति का लक्ष्य है वो 21% रखा गया है, जबकि बजट या घाटा जीडीपी का 6.54% होगा। यानी कि कंगाल पाकिस्तान ने अपना डिफेंस बजट दोस्तों 15.5% बढ़ाया है। और आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान अधिक से अधिक हथियार चाइना से लेने वाला है, जिसमें कि और J-10C फाइटर जेट इन्होंने लेने हैं। इसके अलावा HQ-9B एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान की एयरफोर्स लेने वाली है। वहीं टर्की भी इनकी नौसेना के लिए फ्रिगेट्स बना रही है। इसके अलावा ये ड्रोन्स टर्की से खरीद रहे हैं और चीन इनके लिए युआन क्लास की पनडुब्बियां भी तैयार कर रहा है। ऐसे में दोस्तों पाकिस्तान धीरे धीरे अपने रक्षा बजट को बढ़ाकर एक चुनौती पेश करने के मूड में है। हालांकि भारत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन दुश्मनों को हमें कम नहीं समझना। भले ही ये अपना 15% का बजट बढ़ा रहे हैं, लेकिन भारत को ध्यान में रखना होगा कि ये कौन सी डीले कर रहे हैं, किन किन चीज़ों में ये भारत को टक्कर देने की सोच रहे हैं। उन सबको देखते हुए भारत को भी उन सब के काउंटर मेजर्स तैयार करने होंगे और मेक इन इंडिया के तहत अधिक से अधिक हथियारों को देश में बनाना होगा। दोस्तों, अमेरिका के रक्षा विभाग पेंटागन ने अब यूक्रेन के लिए हथियार सहायता के रूप में 2.1 अरब अमेरिकी डॉलर उपलब्ध कराने की घोषणा कर दी है और इस नए सहायता पैकेज से यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइल, हॉक एयर डिफेंस सिस्टम और मिसाइलों और छोटे पूमा ड्रोन मिलेंगे, जो कि इस बात का संकेत देता है कि रूस द्वारा कब्जा किए गए जो यूक्रेनी भूभाग है उन पर फिर से कब्जा करना, यानी कि रशिया पर जवाबी हमला करना इसका मकसद है। साथ ही दोस्तों, इस सहायता पैकेज में लेजर गाइडेड मिसाइल के लिए युद्ध सामग्री, अज्ञात संख्या में तोप के गोले यानी कि आर्टिलरी शेल्स और प्रशिक्षण एवं रखरखाव सहायता के लिए भी वित्त पोषण शामिल है। आपको बता दें कि फरवरी 2022 में यूक्रेन पर रूस के द्वारा आक्रमण किए जाने के बाद से ही अमेरिका ने कीव को 37 यानी कि 37.6 अरब अमेरिकी डॉलर की सहायता उपलब्ध कराई है, जिसमें कि मिसाइलें, एंटी टैंक वेपन, टैंक, गोला बारूद, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें, अटैक ड्रोन्स, लैंड माइन, बुलेट प्रूफ जैकेट्स, सैन्य राशन और मेडिकल किट भी शामिल है। अमेरिका दूसरे देशों से भी हथियार खरीदकर यूक्रेन को सप्लाई कर रहा है। इसमें जापान से भी सैकड़ों टन TNT की भी खरीद शामिल है। दरअसल दोस्तों, 2014 के बाद से ही यूक्रेन में जो भी सरकार आई वो अमेरिका की समर्थक रही और इसी वजह से यूक्रेन की रूस के साथ दुश्मनी बढ़ती चली गई। यूक्रेन खुद को यूरोपीय यूनियन और नाटो में शामिल करने की भी मांग करता रहा। इसी कारण दोस्तों, रशिया ने खुद की सुरक्षा का हवाला देते हुए यूक्रेन पर आक्रमण कर दिया।
अब अमेरिका यहाँ पर ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो मुश्किल वक्त में अपने दोस्त का साथ नहीं छोड़ता। उसकी रूस के साथ पुरानी दुश्मनी भी है। यही कारण है कि अमेरिका यूक्रेन की मदद में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, इसरो ने अपने नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल यानी कि NGLV प्रोजेक्ट में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इसरो के अध्यक्ष ने कहा कि NGLV के लिए संरचना को अंतिम रूप दे दिया गया है, जो कि भारत के अंतरिक्ष अन्वेषण प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कदम है। NGLV परियोजना का काफी लंबे समय से इंतजार किया जा रहा है और एक डेडिकेटेड टीम के द्वारा रॉकेट के डिजाइन और तकनीकी आवश्यकताओं का विवरण देने वाली एक रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गई है। और NGLV का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है यानी कि प्राथमिक उद्देश्य है, उसमें NGLV को कम से कम आंशिक रूप से रीयूजेबल बनाना है, यानी कि दोबारा इनका इस्तेमाल किया जाना है, खास करके इसकी बूस्टर का। कहा जा रहा है कि NGLV में पेलोड सुधार के लिए क्रायोजेनिक प्रपल्जन सहित नई पीढ़ी के प्रपल्जन प्रणाली को शामिल किया जाएगा। आपको बता दें कि NGLV जियोस्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट यानी कि GTO में 10 से 20 टन तक का पेलोड ले जा सकता है और NGLV का पहला प्रक्षेपण 2030 में किया जाएगा।